कर दो लाइव। यार कल मैसेज नहीं डाला था बच्चों पे, क्लास ऑफ हुई थी तो। हाँ, डाल दिया था मैसेज। अबे यार, शुभम को पूछनी चाहिए थी ना। तो तेरे को पता नहीं थी कि मीटिंग चल रही है, कैसे क्लास होगी? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, झकास, अल्टीमेट, फुल मौज, थेनोस। थेनोस है हमारे बैच में। संदीप, मोहरा, दुर्गेश, राहुल, पवन, निधि, शिखा, आलोक, श्याम, गौरी, आकांक्षा, राहुल, पूजा, निधि, टिंकू, प्रिया, श्याम, गौरी, मनीषा, अनुपा, स्मिता, रिया, गौरी, शिवांश, दीपक, महेंद्र, प्रिया। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ कल के लिए, कि जो कल का लेक्चर था, ठीक है, हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि आप लोगों को कल की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। बहुत ही अर्जेंट मीटिंग थी करियरविल में कल। उस अर्जेंट मीटिंग के चक्कर में आप लोगों की जो क्लास है वो कल ऑफ हो गई थी, और आपकी कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दी गई। तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। आप लोगों का समय बर्बाद हुआ। आप लोगों की उम्मीद थी कि कल पीयूष सर आएंगे, पढ़ाएंगे, सोमवार का दिन है, मंडे का दिन होगा कल, और सर की मुलाकात हमसे होगी। लेकिन सर के दर्शन तो हमें हुए ही नहीं। हम तो इंतजार करते रह गए सर का, सर तो आए नहीं। तो आप लोगों का जो सोमवार था, है, मंडे था, जो बढ़िया होना चाहिए था, है ना, हमारी क्लास को अटेंड करने के बाद, वो इतना नहीं हो पाया। तो उसके लिए मैं तहे दिल से, मतलब माफी चाहता हूँ। और मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने क्यों प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी। क्योंकि हमेशा मैं आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने क्लास के शेड्यूल के बारे में। मेरी जो क्लास के शेड्यूल होते हैं वो एकदम परफेक्ट चलते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाती है एक दिन पहले, अगर मान लो कोई क्लास का टाइम चेंज है या कोई क्लास ऑफ है। लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ कि आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ, ठीक है? जी हाँ। चलिए, तो हम लोगों ने हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था। हालांकि जिस दिन वो टॉपिक शुरू हुआ था, उस दिन भी किसी टेक्निकल एरर की वजह से हमारी जो क्लास थी वो पूरी नहीं चल पाई थी, है ना। इसीलिए जो आज की जो क्लास होगी, है ना, ये जो लास्ट 2 क्लासेस आप लोगों की इनकम्प्लीट रही हैं, जैसे कल की क्लास हो गई ऑफ, और इससे पहले की जो क्लास थी वो भी आपकी इनकम्प्लीट क्लास थी। तो इसीलिए आज का जो सेशन होगा, आज की जो क्लास होगी, वो लास्ट 2 सेशंस को क्या करेगी? फुलफिल करेगी। कहने का मतलब है, आज मैं आपको 1 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको 1.25 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा। आज का जो लेक्चर होगा पूरे 2 घंटे का लेक्चर होगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम पूरे 2 घंटे का लेक्चर अटेंड करेंगे, तो पुरानी जो कसर है हमारी वो मिट जाएगी, है ना। हमारा जो लॉस हुआ है पिछले 2 दिनों में, वो हम आज उसकी भरपाई करेंगे जरूर। ठीक है सर, मैं शादी में नहीं जा पाया आपकी वजह से। अरे भैया, मेरी वजह से शादी में क्यों नहीं जा पाए तुम, हैं? क्यों सर? मैं आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड देता हूँ, आपको गुड आफ्टरनून बोलने आया था। चलिए, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया। है ना, काफी सारे बच्चे तो गुड आफ्टरनून लगा ही नहीं, क्या हुआ? मतलब उसको फोन करो, ओपन करवाओ फाइल। जिप फाइल भेजी है इसने, ये है। हाँ जी, फाइल आई कि नहीं आई? हाँ, नहीं आ रही फाइल? शुरू से पढ़ाइएगा, हाँ बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडेड, अरे ये गौरव जिप फाइल भेजिए, इसकी ईएनबी फाइल भेजो, ईएनबी। ये जिप फाइल क्यों भेजी है? अरे जिप में चली गई है।
देखो, प्रैक्टिस सेशन के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलती हैं। नंबर एक, क्लास क्वेश्चंस। क्लास क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं फॉर प्रैक्टिस। मतलब सबसे ज्यादा जो मेन जरूरी चीज है वो है क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फिर मैं एक अलग से आपको देता हूं प्रैक्टिस सेट। फिर अलग से क्या मिलता है आपको, प्रैक्टिस सेट। फिर प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको दी जाता है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेट। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और फिर मैं एक देता हूं टेस्ट, एप्लीकेशन पे टेस्ट, ऐप टेस्ट। तो प्रैक्टिस के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को ये चार चीजें दी जाती हैं। नंबर एक, क्लास क्वेश्चंस। नंबर दो, प्रैक्टिस सेट। नंबर तीन, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट। नंबर तीन, एप्लीकेशन पे टेस्ट। और मैं सही बता रहा हूं, आप किसी भी इंडिविजुअल टॉपिक को पकड़ोगे, उस टॉपिक में इन चारों की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको किसी भी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे तो बेटा मैं ये गारंटी लेता हूं 100% जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो क्लास क्वेश्चन से आने हैं। प्रैक्टिस सेट तो इसलिए दिया जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ, कि जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेट इसलिए होता है ताकि आप लोगों की जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो सके। और एप्लीकेशन पे जो टेस्ट होता है वो इसलिए होता है ताकि एक्यूरेसी का पता चल जाए आपकी एक्यूरेसी कैसी है। कहने का मतलब ये है कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है उससे 100% क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता एक भी सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे क्लास में पढ़ाए गए क्वेश्चन से बाहर आ जाए। प्रैक्टिस सेट इसलिए दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाए। और एप्लीकेशन पे टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी एक्यूरेसी का पता चले कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो एक्यूरेट आंसर दे रहे हैं कि नहीं है। भेज ही नहीं रहा यार, ये तो भेज दी। ENB किस पे भेजूं मैं? होगी डाउनलोड। तो लास्ट सेशन जो था हमारा वो सेशन था बेटा कैलेंडर का, है ना। हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर पढ़ा था। कैलेंडर चैप्टर में मैंने कुछ नहीं, आपको सिंपल ये बताया था कि एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना। और कभी कभी एक साल में 366 दिन होते हैं। सर 40% रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं ड्यू टू सर्वर लेट एडमिशन, बैकलॉग कवर नहीं हो पा रहा है। शुरू के भी क्लासेस चल नहीं रहे हैं, हो जाएगी सारी चीजें, आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी, आप परेशान मत हो, है ना। क्लासेस स्मूथ चलेंगी और आप अपना बैकअप भी ले लोगे बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से। हाँ, तो मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा था, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे बाबू, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक साल में 366 दिन भी होते हैं। अच्छा, जब 365 दिन होते हैं तो उसको हम नॉर्मल ईयर कहते हैं, साधारण वर्ष। जब 366 दिन होते हैं तो लीप ईयर बोलते हैं, अधिवर्ष, लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष। पहचान कैसे होती है लीप ईयर की? सर 4 से भाग दो। जिस ईयर में 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा वो ईयर हमारी लीप ईयर होंगी। जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो हमारी लीप ईयर नहीं होगी। जैसे यहां सब में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। अच्छा, अगर मैं 1900 को देखता हूं, 1900 एक शताब्दी वर्ष है, और किसी भी शताब्दी वर्ष के लीप शताब्दी वर्ष होने के लिए उसमें 4 की जगह 400 का भाग जाना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम 4 या 400 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि हर 4 साल बाद हमारा एक दिन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ये भी कंसेप्ट मैंने समझाया था, लेकिन शताब्दी में क्यों नहीं बढ़ता ये भी कंसेप्ट मैंने समझाया था, और वो 400 वर्ष बाद शताब्दी में क्यों बढ़ता है ये भी कंसेप्ट हमने समझाया था। तो कहने का मतलब है, बट वो जो मैंने समझाया था ना उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था तुम्हें। एग्जाम के हिसाब से तो बस हमने ये सीखा था व्हाट आर द लीप ईयर्स एंड व्हाट आर द नॉर्मल ईयर्स। सिर्फ इतनी चीज हमने सीखी और कुछ भी नहीं सीखा। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 4 की जगह 8 साल का भी अंतर होता है। क्यों होता है ये सारा कंसेप्ट हमने सीखा था लास्ट सेशन में, है ना। सारा कंसेप्ट हमने लास्ट सेशन में सीख लिया था, सब कुछ। तो पिछला जो सेशन था, लास्ट जो सेशन था, उसमें हमने बस इतना ही जाना था कि लीप ईयर्स को कैसे पहचानते हैं, व्हाट आर दी लीप ईयर्स, लीप वर्ष होते क्या है। पिछला जो सेशन था उसमें पहला कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था। आज हम ये पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स।
टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स, यानी कि कुल कितने लीप ईयर्स हैं कितने वर्ष में, ये सीखेंगे। हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे आज हम। अच्छा ये बताओ, ये है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, और ये है लीप ईयर्स। आप मेरे को बताओ कैलेंडर के पहले 5 साल में कितने लीप ईयर आए, कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर आए, कैलेंडर के पहले 25 साल में कितने लीप ईयर आए, कैलेंडर के पहले 50 साल में कितने लीप ईयर आए, और कैलेंडर के पहले 100 साल में कितने लीप ईयर आए। टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। ये बताओ कैलेंडर के पहले 5 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे। सर जब कैलेंडर के पहले 5 साल बीते तो पहले 5 साल में, है ना, पहले 5 साल में, पहले 5 साल में, है ना, 100 साल में 31 तारीख कितनी बार आती है सब बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। कैलेंडर के पहले 5 साल में, है ना, आप बेटा किस बैच की बात कर रहे हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडेड इक्वेशन के क्लास क्वेश्चन नहीं डाले हैं, किस बैच की बात कर रहे हो आप बताओ। कैलेंडर के पहले 5 साल में कितने लीप ईयर आए हैं, जल्दी से बताओ। हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन 5 ईयर्स, कैलेंडर के पहले 5 साल में कितने लीप ईयर आए हैं। हाँ जी सर, आपके रीजनिंग के सिलेबस और अरुण सर के रीजनिंग के सिलेबस, आप दोनों का सिलेबस में डिफरेंस क्यों है सर। बट सर रीजनिंग तो एक ही है, एंड आपका सिलेबस और कुछ और है और अरुण सर के रीजनिंग का सिलेबस कुछ और है, ऐसा क्यों है सर। मेरे भाई मेरे दोस्त, सिलेबस में अंतर नहीं है, सिलेबस में अंतर नहीं है, फर्क सिर्फ अंतर है पढ़ाने का। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे जैसे मान लो अरुण सर ने एनालॉजी पढ़ाया, तो उन्होंने एनालॉजी में मान लो सब कुछ कवर कर लिया, वो एनालॉजी में मान लो अल्फाबेट एनालॉजी भी पढ़ा रहे हैं, नंबर एनालॉजी भी पढ़ा रहे हैं, है ना, फिगर एनालॉजी भी पढ़ा रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन मान लो मैंने सिलेबस में क्या लिख दिया, अल्फाबेट अलग चैप्टर बना दिया, नंबर अलग चैप्टर बना दिया, फिगर अलग चैप्टर बना दिया। तो कहने का मतलब है दोनों टीचर पढ़ाई एक जैसा रहे, बस टॉपिक के नाम इसलिए अलग हैं क्योंकि पढ़ाने की स्टाइल अलग है, कोई किसी तरीके से पढ़ाता है, कोई किसी तरीके से पढ़ाता है, बस, लेकिन सिलेबस एक ही है, पढ़ाने का तरीका भी एक ही है ना, दोनों के पढ़ाने का तरीका भी एक ही है, दोनों का सिलेबस भी एक ही है, उसकी चिंता मत करो आप, है ना, बस सिलेबस को कंप्लीट कराने का तरीका अलग अलग है। वो उनका सीक्वेंस टॉपिक का कुछ और है पढ़ाने का, हमारा सीक्वेंस कुछ और है, फर्क सिर्फ इतना है। बाकी आप टेंशन मत लो, आपके साथ धोखा नहीं होगा। आप अरुण सर से रीजनिंग पढ़ोगे तो भी धोखा नहीं होगा आपके साथ 0.01% भी, आप पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ोगे तो भी धोखा नहीं होगा आपके साथ 0.01% भी, धोखा किसी के साथ नहीं होना। करियर बिल पे जो टीचर है वो अपने आप में बेटा हीरा है, हीरा। जो करियर बिल प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है ना वो डायमंड है, डायमंड, ठीक है। आप करियर बिल प्लेटफॉर्म के किसी भी टीचर पे डाउट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, निश्चिंत रहो, इसकी गारंटी है, पूरी गारंटी है, फुल गारंटी है, ठीक है। तो कैलेंडर के पहले 5 साल में सिर्फ एक लीप ईयर आया, और वो जो लीप ईयर था वो चौथा वर्ष था, वो जो लीप ईयर था वो चौथा वर्ष था। कैलेंडर के पहले 10 साल में 2 लीप ईयर आए, और वो 2 लीप ईयर कौन से थे, चौथा वर्ष और 8वां वर्ष। कैलेंडर के पहले 25 साल में 6 लीप ईयर आए थे, है ना। 4 से भाग दो बेटा, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर आएंगे। 4 से एक बार भाग जाएगा 1 लीप ईयर, 4 से 2 बार भाग जाएंगे 2 लीप ईयर, 4 6 24, 6 बार भाग गया 6 लीप ईयर, 12 चौक 48, 12 बार भाग गया 12 लीप ईयर। तो जितनी बार 4 से भाग जाएगा, क्योंकि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, तो जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर आएंगे। लेकिन जब मैं 100 में 4 से भाग दूंगा, जब मैं 100 में 4 से भाग दूंगा तो भाग जाएगा सिर्फ और सिर्फ 25 बार, है ना। 100 में जब भाग दूंगा 4 से तो भाग जाएगा सिर्फ और सिर्फ 25 बार। तो क्या यहाँ पे पूरे 25 लीप ईयर होंगे। अगर मैं वो 25 लीप ईयर काउंट करूं तो पता है कौन कौन से लीप ईयर है, चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 12वां, 16वां, 92, 96वां और 100वां वर्ष। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो 100 साल में, ये जो 100 साल में 25 लीप ईयर काउंट हुए हैं, वो चौथा वर्ष है, 8वां वर्ष है, 12वां वर्ष है, 16वां वर्ष है, 20वां वर्ष है, 92वां वर्ष है, 96,
और 100 वर्ष। ये जो काउंट हुए हैं बेटा 100 साल में 25 लीप ईयर, वो ये वाले 25 लीप ईयर हैं। 1 2 3 ... 23 24 25, ये टोटल 25 लीप ईयर काउंट हुए हैं हमारे 100 साल में। ये टोटल 25 लीप ईयर हमारे काउंट हुए हैं 100 साल में। लेकिन मैंने लास्ट सेशन में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ये जो कैलेंडर का 100वां वर्ष है, ये जो कैलेंडर का 100वां वर्ष है, इज इट अ लीप ईयर? क्या ये एक लीप वर्ष है? ये जो कैलेंडर का 100वां वर्ष है, इज इट अ लीप ईयर? क्या ये एक लीप वर्ष है? सर बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कैलेंडर का 100वां वर्ष है, ये एक लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है, और हर शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं होता। शताब्दी वर्ष होने के लिए वहां पे 400 से भाग जाना जरूरी है। इसीलिए ये जो 100वां वर्ष है, ये एक लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। अगर मैं लीप शताब्दी वर्ष की बात करूं तो वो कितने हैं मेरे पास? टोटल 25 में से एक कम कर दो, यानी कि 25 माइनस का एक, तो कितने होंगे? 24। तो 100 वर्ष में बेटा 25 लीप ईयर नहीं है, 100 वर्ष में हमारे जो लीप ईयर बनते हैं वो 24 लीप ईयर बनते हैं। कितने लीप ईयर बनते हैं? 24 लीप ईयर बनते हैं। समझे बाबू कि नहीं समझे? समझे कि नहीं? समझ गए ना? तो ऐसे ही आप मुझे बताओ, अगर 100 साल में 24 लीप ईयर बनते हैं तो पूरे 200 साल में कितने लीप ईयर बनेंगे? पूरे 300 साल में कितने लीप ईयर बनेंगे? और पूरे 400 साल में कितने लीप ईयर बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा, 100 साल में 24 बने हैं, क्योंकि 100वां वर्ष, जो 100वां वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है, इसीलिए 25 माइनस 1 24। तो ऐसे ही बाकी में काउंट करके बताओ जल्दी से। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर तुम 200 में 4 से भाग करोगे, अगर तुम 200 में 4 से भाग करोगे तो बेटा भाग कितनी बार जाएगा? सर अगर मैं 200 में 4 से भाग करता हूं तो भाग जाता है 50 बार। 4 पंजे 20, ना आने का 0। अब आप ये बताओ, 50 बार भाग जा रहा है ना? बिल्कुल 50 बार भाग जा रहा है। तो 200 वर्ष में 50 लीप ईयर होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में है क्या कि जो 100वां वर्ष है और जो 200वां वर्ष है, ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। जबकि ये 50 में काउंट हो रहे हैं, तो -2 करके कितना काउंट होगा? 48।
अगर मैं 300 में 4 से भाग दूंगा तो भाग जाएगा 75 बार। लेकिन है क्या चक्कर कि 300 वर्ष तक जो 100वीं वर्ष है और जो 200वीं वर्ष है और जो 300वीं वर्ष है, ये तीन जो मेरी शताब्दी वर्ष है, ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, तो -3 करके आंसर होगा 72। और जब मैं 400 में भाग दूंगा तो भाग जाएगा 100 बार। तो हमारे जो लीप ईयर होने चाहिए 100 होने चाहिए। लेकिन लेकिन जो 100वीं वर्ष है, जो 200वीं वर्ष है और जो 300वीं वर्ष है, इस बार जो 400वीं वर्ष है वो तो लीप ईयर है। लेकिन ये जो 3 शताब्दी वर्ष है ये लीप ईयर नहीं है, तो माइनस का 3 होगा और काउंट होंगे 97 टाइम्स। तो कहने का मतलब है कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, 4 से भाग करो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने लीप ईयर। लेकिन अगर कहानी शताब्दी की आती है तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि उस शताब्दी में कितनी ऐसी शताब्दी है जो लीप शताब्दी नहीं थी, वो हमें माइनस करना पड़ता है। तो 4 से 25 बार भाग जाएगा लेकिन 25 की जगह 24 होंगे। 4 से 50 बार भाग जाएगा लेकिन 48 होंगे। 75 बार भाग जाएगा लेकिन -3 करके 72 होंगे। 100 बार भाग जाएगा लेकिन -3 करके 97। -3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो शताब्दी वर्ष है हमारी, ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, इसीलिए हम कर रहे हैं माइनस। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि सर हर बार 4 से भाग देना पड़ता है? ये जरूरी नहीं है कि हर बार 4 से भाग देना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लो पर्टिकुलर ईयर दे दिए, जैसे मैं आपसे पूछूं 2009 से लेकर 2009 से लेकर 2009 से लेकर, ठीक है, 2009 से लेकर और 2019 तक, है ना, इन 10 साल में, है ना, 2009 से लेके 2019 तक, ये कितने साल का अंतर है ये बताओ जल्दी से। ये कितने साल का अंतर है? हाँ, ये कितने साल का अंतर है सर? ये जो अंतर है ये 10 ईयर्स का अंतर है। बताना इन 10 साल में कितने लीप ईयर हैं? इन 10 साल में कितने लीप ईयर हैं? और यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूँ, यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूँ 2007 से लेके 2017 तक, है ना, 2007 से लेके 2017 तक, यहाँ भी कितने साल का अंतर है? 10 ईयर्स का डिफरेंस है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ इन 10 साल में कितने लीप ईयर है, तो आपका आंसर क्या होगा? और यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1800 1800 1897 से लेके 1907, इन 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे? देन योर आंसर विल बी। तो कहने का मतलब है जब पर्टिकुलर ईयर गिवन होते हैं, जब पर्टिकुलर ईयर गिवन होते हैं तो हम 4 से भाग करके टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर नहीं बता सकते। जब पर्टिकुलर ईयर दिए जाते हैं ना, जब पर्टिकुलर ईयर्स दिए जाते हैं तो वहां पे लीप ईयर पता है कैसे काउंट करना है? इंडिविजुअल काउंटिंग करनी है। जब पर्टिकुलर ईयर्स दिए जाते हैं तो लीप ईयर्स के लिए ना हम इंडिविजुअल काउंट करते हैं। पर्टिकुलर ईयर्स अगर दिए जाते हैं तो लीप ईयर के लिए क्या करते हैं? हम इंडिविजुअल काउंटिंग करते हैं। इंडिविजुअल काउंटिंग करते हैं। 400 में से बेटा 4 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं 400 में 4 से भाग दूंगा तो मेरी पहली जो शताब्दी थी वो लीप नहीं थी, तो -1। दूसरी शताब्दी भी लीप नहीं थी, -1। तीसरी शताब्दी भी लीप नहीं है। लेकिन जो चौथी शताब्दी है 400वीं वर्ष, वो लीप ईयर है। इसीलिए -4 नहीं, -3 ही होगा। -3 ही होगा। समझ रहे हो? -3 ही होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों,
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पे 4 से भाग दे के लीप ईयर कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल होगा। सर 2009 लीप ईयर है? नहीं है। 9 के बाद 10 आएगा, वो भी नहीं है। 11 वो भी नहीं है। 2012 आएगा, वो लीप ईयर है भैया। पहला जो लीप ईयर आएगा वो 2012 है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है बेटा। 12 के 4 साल बाद आएगा 2016, ये लीप ईयर है। 16 के 4 साल बाद आता है 2020। 2020 लीप ईयर नहीं है। तो कहने का मतलब 20 तो लीप ईयर है, लेकिन इन दोनों के से सेगमेंट से बाहर है। तो 2009 से 2019 तक सिर्फ ये 2 लीप ईयर आए। सर 2007 लीप ईयर नहीं है। पहला लीप ईयर 2008 आएगा। अब हमें पहला लीप ईयर पता चल गया। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 बाहर। तो सर 7 से लेके 17 तक कितने लीप ईयर आएंगे? 7 से लेके 17 तक सिर्फ और सिर्फ ये 3 लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे? 3 लीप ईयर आएंगे। सर 1897 नॉर्मल ईयर है, 98 भी नॉर्मल ईयर है, 99 भी, 1900 भी एक नॉर्मल ईयर है। 1901, 1902, 1903, 1904, पहला जो लीप ईयर आएगा वो 1904 आएगा। 1908 बेटा बाहर है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लीप ईयर आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आपसे पूछे 10 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप एक जनरल आंसर दोगे, जनरली 10 साल में 2 लीप ईयर होते हैं। जनरली 10 साल में 2 लीप ईयर होते हैं। लेकिन अगर मान लो पर्टिकुलर ईयर्स गिवन है, तो 10 साल में 3 लीप ईयर भी हो सकते हैं, 10 साल में 2 लीप ईयर भी हो सकते हैं, और 10 साल में 1 लीप ईयर भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर ईयर्स पर। बट जनरल का अगर क्वेश्चन है, तो जनरली 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 लीप ईयर होते हैं। लेकिन 10 साल में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। अगर पर्टिकुलर ईयर्स गिवन है, तो हमें इंडिविजुअल काउंटिंग करनी होगी, है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, सीधा 4 से भाग देके लीप ईयर कैलकुलेट कर देंगे। सीधा 4 से भाग देके लीप ईयर कैलकुलेट कर देंगे। अब आप ये, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, 100 वर्ष में ईयर्स, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। 200 में कितने हैं? 300 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? 400 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? और ये बताओ, फर्स्ट सेंचुरी पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर हैं? सेकेंड सेकेंड सेंचुरी दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर हैं? थर्ड सेंचुरी तीसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर हैं? और फोर्थ सेंचुरी चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर हैं? ये बताओ। पहली शताब्दी का मतलब आपको पता है क्या होता है? 1 से लेके 100। दूसरी शताब्दी का मतलब पता है क्या है? 101 से लेके 200। तीसरी शताब्दी का मतलब पता है क्या है? 201 से लेके 300। और चौथी शताब्दी का मतलब आप जानते हो, पता है कितने वर्ष हैं? 301 से लेके 400। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, ईयर्स और लीप ईयर्स। तो बेसिकली जो लीप ईयर का कंसेप्ट है कैलेंडर में, वो कंप्लीट हो जाएगा। कैलेंडर में पूरा जो कैलेंडर चैप्टर है, पूरा कैलेंडर चैप्टर मैं 2 कंसेप्ट से पढ़ाता हूँ, ओनली 2 कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर में लीप ईयर का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। व्हाट आर द लीप ईयर्स एंड हाउ मेनी लीप ईयर्स, टोटल लीप ईयर्स कैसे कैलकुलेट करने, लीप वर्ष क्या होते हैं। और जो दूसरा कंसेप्ट है इस चैप्टर में, वो है ऑड डेज। बस उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म। बस यही 2 कंसेप्ट है, और इन दोनों कंसेप्ट से कम ये चैप्टर चलता है 7 से 8 घंटे। हाँ, चैप्टर छोटा नहीं है, चैप्टर बड़ा है। लेकिन पूरा का पूरा जो चैप्टर है, चाहे 4 क्लासेस हो, 5 क्लासेस हो, 6 क्लासेस हो, पूरा का पूरा चैप्टर मैं इन 2 कंसेप्ट से खत्म कर दूंगा। इन 2 के अलावा तीसरा कॉन्सेप्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ जी। आप महान हो गुरुजी, प्रणाम, बेस्ट टीचर। सर थोड़ा मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे नेवी की तैयारी करनी है, थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। क्या जानकारी दें? लव यू भाई।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? सर 100 में 4 से भाग दो, 25 बार, लेकिन लीप ईयर होंगे 24। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। भाग जाएगा 50 बार, लेकिन लीप ईयर होंगे 48। थोड़ी देर पहले बताया था। भाग जाएगा 75 बार, लेकिन लीप ईयर होंगे 72। -3 क्यों होगा? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने। भाग जाएगा 100 बार, लेकिन लीप ईयर कितने होंगे? 97। क्योंकि 3 जो हमारी शताब्दी वर्ष है वो एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होंगी। ठीक है। तो 100 वर्ष में कितने लीप ईयर? 200 में कितने? 300 में कितने? 400 में कितने? ये बात आपको समझ आ गई? बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन जॉब। अब मैं आपसे पूछ लूं, पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर है? तो पहली शताब्दी बेटा, पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है? 24। मेरी जो दूसरी शताब्दी है, 101 से लेके 200, बेटा ये भी तो केवल 100 वर्ष का डिफरेंस है। और इन 100 वर्ष में 25 की जगह 24 ही लीप ईयर है, क्योंकि जो 200वीं वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है। और जो तीसरी शताब्दी है वो 201 से लेकर 300, बेटा एग्जैक्टली ये भी केवल और केवल 100 वर्ष है। और इन 100 वर्ष में केवल और केवल 24 ही होंगे, ना कि 25। लेकिन जो मेरी चौथी शताब्दी है, 301 से लेकर 400, इन 100 वर्ष में पूरे के पूरे कितने लीप ईयर होंगे? पूरे के पूरे 25 लीप ईयर होंगे। इन 100 वर्ष में पूरे के पूरे कितने लीप ईयर होंगे मेरे भाई? इन 100 वर्ष में पूरे के पूरे 25 लीप ईयर होंगे। 25 लीप ईयर, है ना? मैं पूछ तो रहा हूँ बेटा, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडेड इक्वेशन की क्लास क्वेश्चन नहीं डाले हैं। किस बैच की बात कर रहे हो मेरे को बताओ। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ गया होगा, है ना? लीप ईयर्स का कॉन्सेप्ट, और इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब बढ़ते हैं आगे। मेरे बैच में वोकैब की क्लासेस शो नहीं हो रही है, टेक्निकल टीम रिप्लाई नहीं दे रही है, प्लीज सर करवा दो। नोट्स सेक्शन में मिलेगा। और बेटा कहाँ मिलेगा? आप नोट सेक्शन के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। रीजनिंग, कैलेंडर, 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 कैलेंडर। चलिए, जो हमने सीखा है जरा उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कि हमने जो सीखा है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। ये जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, ये हम सीख लेते हैं।
बताओ बेटा। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, निम्नलिखित में से विषम छांटिए, इनमें से विषम क्या है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइंड आउट द ऑड वन आउट, निम्नलिखित में से विषम छांटिए जी। विषम छांटना है। अब कैसे विषम छांटे जी? सर, विषम छांटने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। सर, ये जो 1992 है, अगर मैं 92 में 4 से भाग दूंगा तो डेफिनेटली पूरा पूरा भाग जाएगा। ये लीप ईयर है, यानी कि 1992 में जो फरवरी है वो 29 दिन की है। सर, 1900 में 4 से भाग नहीं दे सकता, 400 से भाग दूंगा। और यहाँ पर 400 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे 400 से भाग नहीं जाएगा। ये लीप ईयर नहीं है और इसमें फरवरी 28 दिन की है। सर, इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा, ये लीप ईयर नहीं है, फरवरी 28 दिन की है। और सर, इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, ये लीप ईयर नहीं है, इसमें फरवरी 28 दिन की है। तो इसमें सबसे जो अलग है वो है 1992, क्योंकि 1992 को छोड़कर लैपटॉप में डीपीपी शो नहीं हो रही है। लैपटॉप में शायद नोट शो नहीं होते हैं ना। हाँ जी, ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सब बिल्कुल डिफरेंट है। ऑप्शन ए लीप ईयर है, जबकि बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो एक जनरल ईयर है, वो एक नॉर्मल ईयर है। चलिए, 2009 और 2019 के बीच, 2009 और 2019 के बीच जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 2009 और 2019 के बीच वर्षों की अवधि क्या है? सर, 9 और 19। 9 और 19 कितने साल का अंतर है? सर, अगर मैं 9 और 19 की बात करूं तो यहाँ पे 10 साल का अंतर है।
लेकिन इन 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे? इंडिविजुअल काउंटिंग पड़ेगी। 9 लीप ईयर नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 2012 2016, बस ये 2 लीप ईयर हमारे काउंट होंगे। यहां पर मैं 4 से भाग नहीं दे सकता, यहां पर मैं 4 से भाग नहीं दे सकता। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? पहली शताब्दी का मतलब समझ रहे हो? पहली शताब्दी का मतलब है 1 से लेके 100 वर्ष तक, 1 से लेके 100 तक कुल कितने थे? तो 24 थे बेटा, 25 नहीं थे, है ना। दूसरी शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे? दूसरी शताब्दी का मतलब समझ रहे हो? 101 से लेके 200 वर्ष तक। इन 100 वर्षों में भी 25 की जगह 24 लीप ईयर थे। लेकिन जो मेरी चौथी शताब्दी थी, चौथी शताब्दी जो है वो 301 से लेके 400, यहाँ पे जो 400वीं वर्ष है वो लीप ईयर है। तो यहाँ पे पूरे पूरे 25 लीप ईयर हमें देखने को मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओ, इस वाले क्वेश्चन को बनाओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा नाम धीरेन्द्र है, मैं इस टाइम एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट हूँ, है ना, अच्छे से गाइड कर दीजिए। आपको पता है एसएससी बना ही एवरेज स्टूडेंट के लिए है। ये वाली एक मेरी रील है और इस रील पे कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा व्यू हैं, क्योंकि ये रील मल्टीपल टाइम्स डल चुकी है, हर बार 20-20, 25-25 लाख व्यू हैं। क्योंकि एसएससी जो है वो बहुत ही बेसिक स्टूडेंट्स के लिए, आप चिंता मत करो, बहुत एवरेज स्टूडेंट के लिए ही है, ये एग्जाम है ही इन बच्चों के लिए। हाँ जी, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 97 टाइम्स, कुछ बच्चे कह रहे हैं 25 टाइम्स। वाह, 400 वर्षों में 29 फरवरी। देखो, इसका सिंपल सा मीनिंग है, 29 फरवरी सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर्स में ही आती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यह है कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे? क्योंकि जितने लीप ईयर होंगे उतनी बार फरवरी 29 की होगी, और 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होंगे, चाहे वो 400 वर्ष, ठीक है, किसी के भी कंपैरिजन के हो। कैलेंडर में हर 400 वर्षों में एग्जैक्ट 97 ही लीप ईयर होंगे, है ना। हाँ जी बेटा, एसएससी जो है वो बेसिक एवरेज स्टूडेंट के लिए ही है, क्योंकि जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, वो तो ऑलरेडी आईआईटी, है ना, मेडिकल, नीट, जेई में निकल चुके हैं, है ना, सारे इंटेलेक्चुअल भीड़ तो वही निकल गई सारी, ठीक है। तो जो एवरेज स्टूडेंट बचे जाते हैं सिर्फ वही करते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी, और जिनके घर में पैसे की किल्लत है, समझ रहे हो, जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, ठीक है, अंबानी की औलाद थोड़ी एसएससी की तैयारी कर लेगी, वो तो सेट है, उनकी लाइफ सेट है। तो आप लोगों की तरह ही जिनके घर में दिक्कत है, वो सभी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आप को वो मत समझो कि सर मैं तो कैसे इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा, मेरे से तो 4 बहनों की शादी कराएंगे मेरे पापा,
ठीक है, तो वो सबके पापा के साथ यही दिक्कत है। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन आपने कराया था 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, वही तो सेम क्वेश्चन आपने रिपीट कर दिया। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, आपने तो सर सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, इसमें नया क्या है? तो मेरे बाबू मैंने क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। 29 फरवरी तो केवल और केवल लीप ईयर में आती है, लेकिन 29 तारीख तो हर महीने में आती है। भैया 29 फरवरी तो केवल और केवल लीप ईयर में आती है, लेकिन 29 तारीख हर महीने में आती है। 29 तारीख समझ रहे हो, जनवरी में भी आएगी 29 तारीख, फरवरी में भी आएगी, मार्च में भी आएगी, अप्रैल में भी, यानी कि एक साल में 11 बार तो कंफर्म है 29 तारीख आनी ही आनी है। भाई फरवरी को छोड़ दो, फरवरी तो चलो 28 का हो गया, फरवरी को छोड़कर हर महीने में 29 तारीख आएगी, तो एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी। इसका मतलब पूरे 400 साल में, पूरे 400 साल में 11 इंटू 400 यानी कि 4400 बार 29 तारीख आनी आनी है। 11 इंटू 400 4400 बार 29 तारीख आनी ही आनी है, डेफिनेटली आनी है, 100% आनी ही आनी है। अच्छा ये बताओ अब इन 400 वर्षों में ऐसे कितने ईयर हैं जो कि लीप ईयर थे जिसमें 29 फरवरी आ गई थी? तो सर इन 400 वर्षों में 97 लीप ईयर है, तो 97 और जोड़ दो, तो कहने का मतलब है पूरे 400 साल में 4497 बार 29 तारीख आएगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, फरवरी आएगी 97 बार, लेकिन 29 तारीख 4400 प्लस 97 4497 बार। इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है, 29 तारीख कितनी बार आती है और 29 फरवरी कितनी बार आती है, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, समझ रहे हो? हाँ जी, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। चलिए अब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं ऑड डेज का। अभी तक जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा वो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सीखा, और लीप ईयर पे बेस्ड आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं 7। अब मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं ऑड डेज का। व्हाट आर दी ऑड डेज, ये विषम दिन क्या होते हैं, और विषम दिन के हिसाब से हम अपने एग्जाम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट आर दी ऑड डेज इन कैलेंडर, है ना, कैलेंडर चैप्टर के अंदर ये विषम दिनों का कंसेप्ट क्या है, क्या है ये विषम दिनों का कंसेप्ट। देखो एग्जैक्टली विषम दिनों का कंसेप्ट ये है, आपको पता है जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो जो कैलेंडर का सबसे पहला दिन था डेट वाज मंडे, सबसे पहला दिन कैलेंडर का मंडे था, दूसरा दिन था ट्यूसडे, तीसरा दिन था अपना वेडनेसडे, चौथा दिन था अपना थर्सडे, और पांचवा दिन था अपना फ्राइडे, समझ रहे हो, छठा दिन हो गया सैटरडे, और सातवां जो दिन था वो हो गया संडे, आठवां दिन हो गया फिर से मंडे, और नौवां दिन हो गया ट्यूसडे, और 10वां दिन हो गया वेडनेसडे। यानी कि जो कैलेंडर के पहले 7 दिन थे वही 7 दिन हर बार रिपीट होने लगे, यानी कि कैलेंडर में 7 दिन की साइकिल बन गई। हर 7 दिन बाद वही दिन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट होने लग गया। कैलेंडर में बन गई बाबू 7 दिन की साइकिल, और हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होने लग गया। इसीलिए जब मैंने पूछा आपसे कैलेंडर का पहला दिन क्या था, तो आप क्या आंसर दोगे, है ना। कैलेंडर का सबसे पहला दिन क्या था, सर सबसे जो पहला दिन था कैलेंडर था डेट वाज मंडे। अगर मैं पूछता हूं कैलेंडर का 8वां दिन क्या था, तो भैया 8वां दिन भी क्या है, मंडे है। अगर मैं पूछता हूं कैलेंडर का 15वां दिन क्या था, तो बेसिकली 15वां दिन भी मंडे है। अगर मैं पूछता हूं कैलेंडर का 22वां दिन क्या था, तो बेसिकली 22वां दिन भी मंडे है। ऐसे ही मैं पूछूं कैलेंडर का 100वां दिन क्या था, अब तुम फंस जाओगे। 100वां दिन कैलेंडर का क्या था हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो रहा है
तो कहने का मतलब है 7 से भाग करो। 7 से भाग करोगे तो आप उसी दिन पे पहुंचोगे। 7 एकम 7 कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। 7 दूनी 14 कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। 7 तिया 21 कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। यानी कि 7 से भाग देने के बाद, 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचता है, 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचता है उसी को हम क्या कह देते हैं? 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचता है उसी को हम कह देते हैं भैया विषम दिन, है ना। जो भी शेषफल बचता है उसी को हम कह देते हैं ऑड डेज। अब आपके मन में ये डाउट तो नहीं है कि सर आप 7 से ही भाग क्यों दे रहे हो? बेटा अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो कमेंट करने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप एक ही कमेंट को मल्टीपल टाइम्स किए जा रहे हो तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा मेहनत करने से, जी तोड़ मेहनत करने से। कमेंट्स पे ध्यान मत दो, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे ध्यान दो, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज समझ आ गई अच्छे से कि सर हम कैलेंडर में 7 से ही क्यों भाग देते हैं? सर 7 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है। तो 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो भी हमारा शेषफल बचेगा, वही हमारे क्या कहलाएंगे? वही हमारे कहलाएंगे ऑड डेज, यानी कि विषम दिन, ठीक है। अब जैसे 7 से भाग दो बेटा, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, यानी कि जो कैलेंडर का 100वां दिन है वो कैलेंडर के दूसरे दिन के इक्विवेलेंट है। और कैलेंडर का दूसरा दिन क्या था? ट्यूसडे। यानी कि जो कैलेंडर का 100वां दिन था वही कैलेंडर का दूसरा दिन था, डेट वॉज ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार, है ना, यानी कि मंगलवार। समझ गए मेरी बात? तो ऑड डेज क्या होते हैं? सिंपल, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को क्या कहते हैं? 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, भैया कमेंट, इतने कमेंट मत करो यार, बच्चे ने खून पी लिया। मैं मेन सर एक सिलेक्शन लेके जरूर आऊंगा आपसे, बात को मेरी याद रखिएगा। थैंक यू सर। हाँ भैया, आप सिलेक्शन लेके जरूर आना, लेकिन एक ही कमेंट को 100 बार मत करो। जिस दिन सिलेक्शन लेके आओगे आपके गले में हाथ डाल के हम यहीं खड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेज और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑड डेज, ठीक है। ये तो हो गई दिनों की संख्या, ये हो गई विषम दिनों की संख्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताओ, 15 दिन में कितने ऑड डेज हैं? नहीं, 10 दिन में कितने ऑड डेज हैं? 15 दिन में कितने ऑड डेज हैं? 28 दिन में कितने ऑड डेज हैं? 29 में कितने हैं? 30 में कितने हैं? 31 में कितने हैं? 365 में कितने हैं? 366 में कितने हैं? हम्म हम्म इसके बाद बताओ, एक वीक में कितने ऑड डेज हैं?
10 वीक्स में कितने ऑड डेज हैं, फिर n नंबर ऑफ वीक्स में कितने ऑड डेज हैं। जल्दी से ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ मुझे फटाफट से। हम्म। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 7 से भाग दो। 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बचा भैया 3। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा 1। 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा 0। 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा 1। 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा 2। 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा 3। 7 पंजे 35 बचा 1। 7 दूनी 14, फाइनली कितना बचा 1। 7 पंजे 35 बचा 1। 7 दूनी 14, फाइनली कितना बचा 2। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, वीक में ऑड डेज कितने होंगे, 0 0 की 0, क्योंकि वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होता है। अगर वीक 7 का मल्टीपल होता है तो जब 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 0। समझ रहे हो। तो ये हो गए बेटा हमारे नंबर ऑफ डेज, ये हो गए हमारे डेज, ठीक है, डेज दिनों की संख्या। ये हो गए हमारे मंथ्स, ये हो गए मंथ्स हो गए ना हमारे, है ना, ये हमारे हो गए मंथ्स। मंथ्स का मतलब समझ रहे हो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अगर किसी महीने में 28 दिन है तो 0 ऑड डे, किसी महीने में अगर 29 दिन है तो 1 ऑड डे, और जिस महीने में 30 दिन है उसमें 2 ऑड डे, और जिस महीने में 31 दिन है उसमें 3 ऑड डे। और ये हमारे हो गए ईयर्स, यानी कि नॉर्मल ईयर है तो 1 ऑड डे, और अगर लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो 1, लीप ईयर है तो 2 ऑड डे। और ये हमारे हो गए वीक, वीक में ऑड डेज होंगे हमेशा 0। तो ऑड डेज कैलकुलेट करना आपको आ गए, ठीक है। अगर दिनों की संख्या दे रखी हो सीधा 7 से भाग कर दो, महीने दे रखे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा, साल दे रखे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। तो कितने दिन में कितने ऑड डेज होंगे, कितने महीने में कितने ऑड डेज होंगे, कितने साल में कितने ऑड डेज होंगे, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो ना। अगर मैं महीनों की बात करूं तो महीने होते हैं हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे महीने होते हैं। आप लोग जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, किस महीने में कितने दिन होते हैं।
ये यूनिवर्सल मेथड है, सबको पता है। जो ऊपर जाता है वो 31, है ना, जो ऊपर है वो 31 और जो नीचे है वो 30। और वैसे भी 31 30 31 30 ऑल्टरनेट होता है। जैसे जनवरी में कितने मंथ होते हैं बेटा, याद कुछ नहीं करना है। मैं आपको कैलेंडर में कुछ भी चीज याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, रट्टा लगाने के लिए बोलूंगा ही नहीं। हम बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजों को समझेंगे। जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी 28 का होता है 31 30, 31 30, 31 30, और जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। पता है क्यों? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के बाद दोबारा अगस्त शुरू हो जाता है 31 से, फिर 30, है ना, फिर 31, फिर 30 और फिर 31। इसका मतलब अगर मैं ऑड डेज की बात करूं तो मेरे ऑड डेज निकलेंगे 30, या फिर अगर फरवरी मान लो 29 की है तो एक ऑड डे आ जाएगा 3 2 3 2 3 2। बस जुलाई अगस्त दोनों 3 3, बाकी 2 3। रट्टा नहीं लगाना बेटा, रटने की गुंजाइश कहीं भी नहीं है। रट्टा आपको लगाना ही नहीं है, रटना है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये हमारे हो गए मंथ्स के ऑड डेज, ठीक है। ये हमारे हो गए डेज, मंथ्स, ईयर्स और वीक के ऑड डेज। अब इन ऑड डेज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन बनने की स्टाइल क्या होगी, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज 30 दिसंबर है, आज 30 दिसंबर है ना, और आज का दिन क्या है, मंगलवार। तो अगर आपसे पूछा जाए इसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर 1 जनवरी है ना, अगर 1 जनवरी को गुरुवार है, तो उसी महीने की 31 जनवरी का कौन सा दिन होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, नंबर ऑफ ऑड डेज से कितनी सहायता हमें मिलती है कि हम कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन पता लगा सकते हैं। बेटा जीरो का मतलब ये होता है ना, कैलेंडर में जीरो का मतलब 7 था। जो कैलेंडर का 7वां दिन था बेसिकली वही कैलेंडर का जीरो डे कहलाया। 7वां दिन ही तो जीरोवां दिन कहलाया, 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बचेगा, 0। तो जो 7वां दिन था कैलेंडर का वही कैलेंडर का 0वां दिन था। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऑड डेज पढ़ने का फायदा क्या है। बेटा 30 और 1 में 29 दिन का अंतर है। अब 29 दिनों की संख्या को 7 से भाग करो, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। तो तुम ये मत कह देना कि सर एक ऑड डे आया है, एक ऑड डे आया है। तो एक ऑड डे का मतलब क्या होता है, मंडे होता है। यहां पर हम वन ऑड डे का मीनिंग मंडे नहीं कर सकते, पूछो क्यों? हम यहाँ पर वन ऑड डे का मीनिंग मंडे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो एक आया है ये रेफरेंस के थ्रू आया है, रेफरेंस पर बेस्ड है। ये रेफरेंस कैलेंडर पर आधारित है, रेफरेंस। कहने का मतलब है अगर 30 का मंगलवार है तो इसके रेफरेंस में 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इन दोनों के बीच में जो ऑड डेज निकले हैं वो निकले हैं एक। और 30 का दिन दे रखा है, 1 तारीख का दिन पूछा है। अगर हम कैलेंडर में पीछे जाते हैं, अगर हम कैलेंडर में, अगर हम कैलेंडर में पीछे जाते हैं, पीछे, अगर हम कैलेंडर में पीछे जाते हैं तो निकाले गए ऑड डेज को हम कर देते हैं माइनस। और अगर मैं कैलेंडर में आगे जाता हूं तो निकाले गए ऑड डेज को हम कर देते हैं प्लस। कैलेंडर में पीछे जाने पर माइनस, आगे जाने पर प्लस। बेटा 30 तारीख का दिन पता है, एक का निकालना है, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। इनके बीच में ऑड डेज निकले हैं 1, तो ये जो 1 है ये -1 हो जाएगा, और ट्यूसडे -1 हो जाएगा मंडे। 1 जनवरी का दिन दे रखा है, 31 जनवरी का निकालना है। बेटा 30 दिन का अंतर है, 30 का मतलब 2, 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। दो ऑड डेज आ गए, कैलेंडर में मैं आगे जा रहा हूँ, आगे जाने पर +2 कर दूंगा तो आंसर आ गया सैटरडे। तो कहने का मतलब यह है, विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज हम कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन पता लगा सकते हैं चुटकी बजाते ही। विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज हम कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन पता लगा सकते हैं चुटकी बजाते ही, है ना। जी हाँ, चुटकी बताते ही हम कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन पता लगा सकते हैं। समझ रहे हो? कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन पता लगा सकते हैं हम।
देखो ऑड डेज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है ना। व्हाट आर दी ऑड डेज? ऑड डेज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है। चलिए तो जानते हैं हम ऑड डेज का बेसिक कंसेप्ट तो हम जानते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। और कैलेंडर में 7 का शेषफल ही क्यों विषम दिन कहलाता है? क्योंकि कैलेंडर में 7 डेज की साइकिल होती है, हर 7 दिन बाद वही दिन हमारा रिपीट होता है। इसीलिए 7 से भाग देने के बाद दिनों की कुल संख्या में जो भी बचता है, जो रिमाइंडर हमारा बचता है, वही कहलाता है हमारा विषम दिन। और चलते हैं इन ऑड डेज पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, जनरली हम जो क्वेश्चन करते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि इस डेट, इस मंथ, इस ईयर को ये दिन है, तो इसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट, मंथ, ईयर का दिन बताओ। लेकिन यहां पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ऑड डेज से रिलेटेड, वो कुछ बेसिक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। चलिए जरा आप देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम ऑड डेज से चुटकियों बजाते ही कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब देखो ऑड डेज के कंसेप्ट से ये क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व होगा विदाउट पेन एंड पेपर। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो बेटा 37 दिन में जब मैं 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 पंजे 35। कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। यहां पर जो हमारे ऑड डेज की वैल्यू बनेगी वो 2 बनेगी। और बेसिक सा कंसेप्ट हमें पता है कि अगर कैलेंडर में हम आगे जाते हैं तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस करेंगे, और अगर मैं कैलेंडर में पीछे जा रहा हूं तो निकाले गए ऑड डेज को हम कर देते हैं माइनस। तो बाबू अगर आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हम कैलेंडर में जा रहे हैं आगे, तो आगे जाने पर ये जो हमारे कितने रिमाइंडर बचे थे? 2, यानी कि ऑड डेज की वैल्यू 2 आई है। तो 2 को हम क्या कर देंगे? +2। और ट्यूसडे +2 क्या होगा? वेंसडे, थर्सडे, यानी कि थर्सडे इज द राइट आंसर, गुरुवार। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था विदाउट पेन एंड पेपर वाला। इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 37 डेज? रिमाइंडर 2, आगे जाने पर +2, ट्यूसडे +2, वेंसडे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, तुरंत की तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था? तो ये बताओ 22 दिन पहले टोटल कितने रिमाइंडर बचेंगे बेटा? 7 या 21, एक रिमाइंडर बचेगा। तो कहने का मतलब है हमारे जो ऑड डेज की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ऑड डेज की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब कैलेंडर में मैं जा रहा हूं पीछे, तो पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और गुरुवार -1 क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आ चुका है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन है। आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। 4 अगस्त को कौन सा दिन है? 4 अगस्त को मेरे भाई मंगलवार का दिन है। तो इसी महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो कुछ नहीं करना है ना, ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, बात खत्म। बेटा यहाँ पे कितने दिनों का अंतर है? सर 4 तारीख और 26 तारीख में 22 दिनों का अंतर है। और 22 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 या 21। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। एक रिमाइंडर हमारा बच गया। अच्छा कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे। सर 4 तारीख का दिन पता है, 26 का निकालना है। 4 से 26 कैलेंडर में जा रहे हैं आगे, आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को प्लस ट्यूसडे +1 क्या हो जाएगा? वेंसडे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? मेरे भाई 30 तारीख को अगर रविवार है तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? विदाउट पेन एंड पेपर आप बता सकते हो। यहां पर जो डिफरेंस निकला है वो 29 दिन का डिफरेंस निकला है। 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचा? 1। और अगर मैं 1 रिमाइंडर की बात करता हूं तो कैलेंडर में हम जा रहे हैं पीछे, क्योंकि 30 से 1 यानी कि पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को 7 चौक 28, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। संडे -1 क्या हो जाएगा? संडे -1 सैटरडे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आप लोगों के जो आंसर्स हैं डेफिनेटली मुझसे पहले ही आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जी हाँ हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, और ये ऑड डेज के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं।
ठीक है। एडवांस लेवल इसमें बनता है जब किसी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन पता हो, उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन बताना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, और हम जानते हैं 60 सप्ताह का मतलब क्या है, 60 वीक्स का मतलब क्या है। सर वीक्स में हमेशा जो ऑड डेज की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। सर जीरो क्यों होगी, क्योंकि वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होता है मेरे भाई। 60 सप्ताह में अगर दिनों की संख्या निकालूंगा तो 60 इंटू 7 यानी कि 7 6 42, 420 दिन बन गए। और अगर ऑड डेज की वैल्यू निकाली जाएगी तो कैसे निकालोगे, 420 में 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा जीरो ही आएगा। शेषफल हमेशा क्या आएगा, जीरो, क्योंकि वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होगा, 7 से भाग करोगे हमेशा रिमाइंडर जीरो आएगा। और रिमाइंडर जीरो का मतलब है जो दिन है वही दिन रहेगा। फ्राइडे का मतलब फ्राइडे ही रहने वाला है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। भाई साहब यहां तो सर आपने फंसा दिया। ये तो ऑड डेज पर बेस्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। और देखो इस खतरनाक से क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर ऑड डेज की ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। बीते हुए कल का मतलब क्या होता है सर, बीते हुए कल का मतलब होता है, बीते हुए कल का मतलब होता है एक। 3 दिन का मतलब 3 हो गया भैया। कल का मतलब हमेशा एक होगा, चाहे वो आने वाला कल हो चाहे वो बीता हुआ कल हो, कल का मतलब एक दिन काउंट होगा। बीते हुए कल के 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। क्या मुझे बता सकते हो यहाँ पर टोटल डेज कितने बने, दिनों की कुल संख्या। सर दिनों की संख्या बनी है 3 4 5 और 3 8। यहाँ पर टोटल 8 दिन बने हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो 8 दिन का मतलब कितने ऑड डेज होंगे। 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचेगा, एक। तो फाइनली जो ऑड डे निकले वो निकले हमारे एक। इसको इंग्लिश में भी देखते हैं जरा। इफ 3 डेज में तो 3 आ गया। बिफोर यस्टरडे, देखो यस्टरडे बोलूं या टुमारो बोलूं, दोनों में एग्जैक्टली एक काउंट होगा। यहां पर टुडे को हम काउंट नहीं करते हैं, टुडे काउंट नहीं होता। यस्टरडे का मतलब 1 हो गया, वो संडे, देन व्हाट विल बी 3 डेज का 3 हो गया। आफ्टर टुमारो, टुमारो का मतलब 1, 3 + 1 4 + 1 5 + 3 8, टोटल 8 डेज। 8 डेज में रिमाइंडर 7 एकम 7 कितना बचेगा, 1। तो ऑड डेज की जो वैल्यू है वो फाइनली 1 आ गए। अब आप बताओ कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे। अगर आगे जा रहे हैं तो ये जो रिमाइंडर 1 निकला है इसको प्लस कर दो, और कैलेंडर में मैं पीछे जा रहा हूं तो ये जो ऑड डेज निकला है इसको माइनस कर दो। ये बताओ आगे जा रहे हैं पीछे, आगे जा रहे हैं हम पीछे। सर हम कैलेंडर में जा रहे हैं, बीते हुए कल से 3 दिन पहले था रविवार, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा, क्या होगा, यानी कि इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो हम आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब जो भी ऑड डेज निकला है उसको हम प्लस कर देंगे, और संडे + 1 क्या हो जाएगा, मंडे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संडे + 1 क्या हो जाएगा, मंडे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा। यदि बीते हुए कल का मतलब 1 हो गया, 5 दिन का मतलब 5 हो गया, सोमवार था, तब आने वाले कल का मतलब 1 हो गया, 8 दिन का मतलब 8। क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल दिनों की संख्या कितनी है। सर 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 8 15। दिनों की कुल संख्या है 15, और 15 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 15 दिन में कितने ऑड डेज होंगे। सर 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 1। अब ये बताओ कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे। सर बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा, इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो निकाले गए ऑड डेज को क्या करेंगे, अगेन +1 करेंगे, और सोमवार +1 क्या हो जाएगा, मंगलवार। ऑप्शन है ट्यूसडे इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए साहब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। विदाउट पेन एंड पेपर आपका आंसर आ जाना चाहिए, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व। इफ इट इज सैटरडे आफ्टर 6 डेज, देन व्हाट वाज 9 डेज, 9 डेज बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे का एक काउंट होगा, 9 6 + 9 15 + 1 16। भैया 6 दिन का 6 काउंट हो गया, बीते हुए कल का 1 काउंट हो गया, 9 का 9 काउंट हो गया, 6 और 1 7 और 9 16। दिनों की संख्या 16 है। 16 का मतलब कितने ऑड डेज, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2।
ठीक है। अच्छा ये बताओ कैलेंडर में प्लस करेंगे या माइनस? यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, था। तो पीछे जाने पर हम करते हैं माइनस, तो हम कर देंगे माइनस और शनिवार -2, सैटरडे -2 क्या हो जाएगा? सैटरडे -2 हो जाएगा थर्सडे, सैटरडे -2 क्या हो जाएगा? सैटरडे -2 थर्सडे। बेटा आगे जाएंगे कैलेंडर में तो प्लस निकालेंगे और डेज को, पीछे जाएंगे तो माइनस। और इस सिचुएशन में हम टुडे की काउंटिंग नहीं करते हैं। टुमारो यस्टरडे वन काउंट होता है, बाकी जितने दिन होंगे वो एज इट इज दिन काउंट हो जाएंगे। यहां पर टुडे की कोई काउंटिंग नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं करियर विल एप्लीकेशन लेकर आता है आप लोगों के लिए एसएससी प्रथम बैच। और ये जो बैच है, ठीक है, नई साल का 2026 का बैच आ चुका है। तो जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया है इस प्रथम बैच में वो जरूर एनरोल कर लें और अपने भाई बंधुओं को बता दें जो तैयारी कर रहे हैं कि भैया वो सुनहरा अवसर दोबारा आ गया है करियरविल एप्लीकेशन पर, जहां सभी के सभी धुरंधर आपको एक साथ मिलने वाले हैं। आप देख ही सकते हो मैथ्स में ये दो धुरंधर चेहरे आपके सामने हैं, राकेश यादव सर और अभिनय सर। और इनके परिचय की किसी को जरूरत नहीं है ना? दुनिया पूरे मतलब भारत का हर बच्चा बच्चे को पता है इनके बारे में, है ना? तो ये अपने आप में बहुत मतलब ये जो स्पेशल बैच है, ये जो प्रथम बैच है जो करियर विल एप्लीकेशन पर आया है, आप जानते हैं इसमें एक से बढ़कर एक महारथी हर सब्जेक्ट में। मैथ्स में खुद राकेश सर और अभिनय सर जैसे महान हस्ती आप लोगों को मिलना है पढ़ाने के लिए। समझ रहे हो? लाइव क्लासेस राकेश सर की होंगी, अभिनय सर की लाइव प्लस वीओडी क्लास होंगी। गजब, मतलब लाइव भी पढ़ाएंगे और वीओडी भी दी जाएगी आपको, टू इन वन बैच। इंग्लिश भैया, इंग्लिश हमारे ये दो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, जयदीप सर और गोपाल सर। और कमाल की बात यह है दोनों की लाइव प्लस बीओडी, लाइव प्लस बीओडी आपको मिलेगी। रीजनिंग में बेटा मेरी क्लास है, अरुण सर की क्लास है, दोनों की लाइव प्लस बीओडी, लाइव प्लस बीओडी है। हिस्ट्री पॉलिटी हमारे अभिषेक सर हैं लाइव प्लस बीओडी के साथ। ज्योग्राफी विवेक सर लाइव प्लस बीओडी के साथ। इकोनॉमिक्स आशीष सर लाइव प्लस बीओडी के साथ। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री जुबेर सर लाइव प्लस बीओडी के साथ। फिजिक्स अंकुर सर लाइव प्लस बीओडी के साथ। स्टैटिक जीके शिवान सर लाइव प्लस वीडियो के साथ। और यहाँ पे आपको करंट अफेयर भी दी जा रहा है जयश्री मैम के साथ। और सिर्फ यही नहीं प्रथम बैच में, इसके अलावा आपको प्रथम बैच के साथ एक प्रैक्टिस बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, एक रिवीजन बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो जो भी आपके भाई बंधु हैं आप उनको प्लीज जरूर इस बैच के बारे में बताएं, ताकि ये है ना सुनहरा अवसर आपके भाई बंधुओं तक भी जरूर पहुंचे, है ना? चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इफ 10 days बिफोर यस्टरडे वॉज मंडे देन व्हाट विल बी 5th डे बिफोर टुडे? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, यदि बीते हुए कल से, है ना, बीत
हेलो हेलो, अब बच्चे चले भी गए होंगे, उन्हें लगा क्लास का टाइम खत्म हो गया। ये कैसे कट कैसे हो गई लाइट? हैं? क्या हुआ? पीछे से टाइमिंग से क्लास क्लास ब्लैक हो गई थी बेटा, लाइट चली गई थी, लाइट। मैं कहीं नहीं गया था, लेकिन हमारी लाइट चली गई थी, इसलिए कनेक्शन कट हो गया था। अब दिखाइयो जरा, ये तो इसमें जो दिखाएगा क्लास का टाइम, वो कितना दिखाएगा? उसी से कंटिन्यू कर देगा? हाँ, उसी के आगे कंटिन्यू है, दूसरा तो वो लॉट नहीं बन गया ये। हाँ, उसी के आगे कंटिन्यू है ना क्लास। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अभी लाइट चली गई थी, लाइट जाने की वजह से बीच में कनेक्शन हमारा कट हो गया था। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, देखो बीते हुए कल का एक आ गया, 10 दिन का 10 आ गया, पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन कौन सा होगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये है एक खतरनाक क्वेश्चन, हम पूछा है आज से 5वां दिन कौन सा होगा। अब ये 5वें दिन को कैसे कैलकुलेट करोगे तुम? 5वां दिन कैसे बताओगे? देखो यहां पर एक लोचा है, यहां पर लोचा ये है, जैसे आज के है ना, आज के 7 दिन बाद कौन सा दिन है? जो आज के 7 दिन बाद वाला दिन है ना, वही आज से 8वां दिन होता है, वही आज से 8वां दिन होता है। तो तो कहने का मतलब है आफ्टर 7 डेज, आफ्टर अगर मैं बोलता हूं ना, आफ्टर 7 डेज, तो उसका एग्जैक्टली मीनिंग ही होता है 8th डे। अगर मैं बोलता हूं आफ्टर 7 डेज, तो उसका मतलब भी होता है क्लास बंद हो गई, क्या चल गई कि नहीं चली ये क्लास? हाँ। फिर से बंद हो गई क्लास? अरे यार, फिर से बंद हो गई। एक काम करते हैं, फिर आज की क्लास का यही समापन करते हैं, वैसे भी 4 बज चुके हैं। अब हम बेटा कल मुलाकात करेंगे, इस क्वेश्चन से हम कल मुलाकात करेंगे। अच्छा, कल की जो क्लास का टाइम होगा आप लोगों का, वो होगा सुबह 10 बजे। कल की क्लास जो लगेगी आपकी, वो सुबह 10 बजे लगेगी। ठीक है, मैंने कहा था ना, वेंसडे की जो क्लास का टाइम है, बस वो आपको मैनेज करना है। वेंसडे क्लास का टाइम मैनेज करना है, सिर्फ कल कल के लिए और मैनेज कर लो, फिर शायद इन फ्यूचर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कल की जो क्लास होगी वो सुबह 10 बजे होगी। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।